नमस्ते। हमारे सामने समकालीन दक्षिण एशिया पर हस्तलिखित नोट्स का एक पूरा बंडल है और पहली नज़र में ये किसी जासूसी नॉवेल जैसे लग रहे हैं। मतलब तनाव, सीक्रेट मिशन और फिर अचानक सहयोग की बातें। बिल्कुल सही कहा। हमारा मिशन है इन नोट्स की परतों को खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष है, देशों के बीच का गहरा तनाव और फिर सहयोग की उम्मीदें, ये सारी चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं। ये तो विरोधाभासों से भरी एक पहेली है। बिल्कुल, दक्षिण एशिया विरोधाभासों का ही क्षेत्र है। मतलब यहाँ की सांस्कृतिक जड़ें तो एक जैसी हैं, लेकिन राजनीतिक सीमाएं उतनी ही गहरी खींची हुई हैं। इन पन्नों के हिसाब से हमारी चर्चा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव पर केंद्रित रहेगी। और एक दिलचस्प बात इन नोट्स में ये भी है कि चीन इतना करीब होकर भी दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता। ये अपने आप में इस क्षेत्र की एक अलग पहचान बताता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इन नोट्स का मतलब पहला हिस्सा ही साफ कर देता है कि इस क्षेत्र में लोकतंत्र का रास्ता किसी भी देश के लिए आसान नहीं रहा है। पाकिस्तान से शुरू करते हैं। यहाँ तो ऐसा लगता है कि सत्ता की कुर्सी के लिए सेना और चुनी हुई सरकार के बीच रस्साकशी का खेल कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक बहुत पुराना पैटर्न है और इन नोट्स में इसे सिलसिलेवार तरीके से दिखाया गया है। जनरल अयूब खान और याया खान के शुरुआती सैन्य शासन से लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो की नागरिक सरकार तक, और फिर जनरल जियाउल हक का तख्ता पलट। यह सिलसिला 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के आने तक चलता रहा। बार बार लोकतंत्र आता है और फिर सेना उसे पटरी से उतार देती है। तो ये सिर्फ सेना की बात नहीं है। नोट्स इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सत्ता का एक जटिल जाल है। हाँ बिल्कुल। सेना, धर्मगुरु और बड़े जमींदार। क्या इन नोट्स में ये बताया गया है कि ये तीनों ताकतें एक दूसरे का समर्थन कैसे करती हैं, जिससे नागरिक सरकारें हमेशा कमजोर बनी रहें? हाँ, ये एक बहुत अहम बिंदु है जो इन नोट्स से उभर कर आता है। ये तीनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। सेना को भारत के साथ तनाव दिखाकर अपना दबदबा बनाए रखने का एक बहाना मिल जाता है। धर्मगुरु कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज बटा रहता है। और भूस्वामी यानी बड़े जमींदार, वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी सरकार आए जो भूमि सुधार जैसे बड़े बदलाव करे। अच्छा। इन तीनों का गठजोड़ लोकतंत्र को कभी जड़े जमाने ही नहीं देता। और ऊपर से, जैसा कि नोट्स में लिखा है, पाकिस्तान को लोकतंत्र के लिए कभी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिला। पाकिस्तान में हमने सेना और नागरिक सरकार का संघर्ष देखा। जब हम नेपाल की ओर देखते हैं तो नोट्स के मुताबिक वहां सत्ता के दावेदार कौन थे? क्या वहां भी सेना एक बड़ी खिलाड़ी थी? नेपाल की कहानी और भी ज्यादा उलझी भी है। वहां एक त्रिकोणीय संघर्ष था। त्रिकोणीय? हाँ, एक तरफ राजा और उनकी सेना, दूसरी तरफ लोकतंत्र की मांग करने वाले दल और तीसरी तरफ माओवादी, जो पूरी व्यवस्था को ही बदलना चाहते थे। नोट्स में कुछ अहम तारीखों पर जोर दिया गया है। 1990 में लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ और एक नया संविधान बना, लेकिन 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को ही भंग कर दिया। यानी लोकतंत्र की एक छोटी सी जीत के बाद फिर से राजशाही हावी हो गई। बिल्कुल। लेकिन यहां से बात और दिलचस्प हो जाती है। अप्रैल 2006 में पूरे देश में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ कि राजा को झुकना पड़ा। अच्छा। उन्हें संसद बहाल करनी पड़ी और एक संविधान सभा का रास्ता साफ हुआ, जिसने बाद में राजशाही को ही खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि जब जनता एकजुट हो जाए तो बड़े से बड़ा तख्ता पलट भी नाकाम हो सकता है। और अब बांग्लादेश पर आते हैं। इन नोट्स के हिसाब से तो उसकी पैदाइश ही एक हिंसक संघर्ष से हुई है। जी, उसका जन्म पूर्वी पाकिस्तान के संघर्ष से हुआ था। नोट्स में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र है, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान और उनकी अवामी लीग की बड़ी भूमिका थी और भारत का समर्थन भी था। हाँ, भारत ने भी खुलकर समर्थन किया था। लेकिन आज़ादी के बाद वहां भी लोकतंत्र की राह आसान नहीं थी। शेख मुजीबुर की हत्या के बाद ज़ियाउर रहमान और एच.एम. इरशाद जैसे सैन्य शासकों का दौर आया। काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार 1991 में जाकर वहां लोकतंत्र की वापसी हुई। तो आप देख सकते हैं, तीनों देशों की कहानी अलग है, लेकिन संघर्ष एक जैसा है। सही बात है। तो हमने देखा कि कैसे इन देशों के भीतर ही सत्ता के लिए कितनी खींचतान है। लेकिन नोट्स हमें याद दिलाते हैं कि कभी-कभी सबसे विनाशकारी संघर्ष देश की सीमाओं के अंदर ही होते हैं। श्रीलंका का जातीय संघर्ष इसका एक बहुत दुखद उदाहरण है। हाँ, ये एक बिल्कुल अलग तरह का संघर्ष है।
ये किसी बाहरी देश से नहीं बल्कि देश के अपने ही लोगों के बीच था। बहुसंख्यक सिंघली और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के बीच का। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि कैसे सिंघली राष्ट्रवाद के उभार ने तमिलों को अलग थलग महसूस कराया और इसी के जवाब में लिट्टे मतलब LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम जैसा सशस्त्र संगठन बना, जिसने एक अलग देश की मांग की। हाँ, अलग देश की मांग की। मुझे याद है नोट्स में भारत के हस्तक्षेप का भी जिक्र है। हाँ, 1987 में भारत ने शांति सेना भेजकर सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया था, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और 1989 में सेना को वापस बुलाना पड़ा। ये संघर्ष कई दशकों तक चला और इसने श्रीलंका को बहुत गहरे जख्म दिए। लेकिन यहीं पर ये नोट्स में एक ऐसी बात लिखी है जो हैरान कर देती है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के बारे में। हाँ, और ये इन नोट्स का शायद सबसे चौंकाने वाला विरोधाभास है। वो क्या है? इतने लंबे और क्रूर गृह युद्ध के बावजूद श्रीलंका ने उच्च आर्थिक विकास दर बनाए रखी। उसने अपनी जनसंख्या वृद्धि पर भी काबू पाया और अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाले दक्षिण एशिया के पहले देशों में से एक था। ये तो अविश्वसनीय लगता है। मतलब आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि गृह युद्ध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देता है। बिल्कुल। लेकिन नोट्स के मुताबिक श्रीलंका ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद संघर्ष देश के कुछ ही हिस्सों तक सीमित था, जिससे बाकी देश में आर्थिक गतिविधियां चलती रहीं। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनकी आर्थिक नीतियां जैसे कि मुक्त व्यापार इतनी मजबूत थीं कि वे इस झटके को झेल गईं। ये हमें सिखाता है कि किसी देश की कहानी कभी भी एक तरफा नहीं होती। बिल्कुल। त्रासदी के बीच भी विकास की एक समानांतर कहानी चल सकती है। तो हमने देशों के अंदरूनी संघर्ष देखे, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़े संघर्ष की जो इस पूरे क्षेत्र को परिभाषित करता है, भारत और पाकिस्तान। कश्मीर का मुद्दा तो जैसे कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। इन नोट्स के मुताबिक इसकी शुरुआत 1948 के युद्ध से होती है, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर का विभाजन हो गया। एक हिस्सा भारत के पास रहा और दूसरा हिस्सा, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या POK कहते हैं, वो पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। और तब से नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, ही फैक्चुअल सीमा बन गई है। और सियाचिन ग्लेशियर जैसे मुद्दे ने इस विवाद को और भी जटिल बना दिया। हाँ, बिल्कुल। और फिर 90s के दशक में हालात और भी खतरनाक हो गए, परमाणु हथियारों के साथ। मुझे इन नोट्स में जो बात सबसे चौंकाने वाली लगी वो ये है कि कैसे दोनों देश इस दौड़ में शामिल हुए। ये इस क्षेत्र के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। नोट्स में बताया गया है कि 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और उसके कुछ ही हफ्तों के अंदर पाकिस्तान ने चगाई की पहाड़ियों में अपने परीक्षण कर दिए। रातों रात दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर जोन बन गया। लेकिन यहाँ एक और विरोधाभास है ना? इन नोट्स में लिखा है कि परमाणु हथियार आने से एक बड़े युद्ध का खतरा कम हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये एक अजीब सा सैन्य संतुलन है। जब दोनों पक्षों को पता हो कि दूसरे के पास भी परमाणु हथियार हैं, तो कोई भी एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि उसका अंत दोनों की तबाही होगी। बिल्कुल। इसे डिटरेंस या निवारण कहते हैं। तो सीधे तौर पर बड़ी जंग तो रुक गई, लेकिन इसकी जगह प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध ने ले ली। ये क्षेत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ परमाणु हथियारों से एक दूसरे को तबाह करने की क्षमता, और दूसरी तरफ, जैसा कि नोट्स में आगे बताया गया है, दोनों देश पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। चलिए सिंधु जल संधि की बात करते हैं। और ये वाकई में एक असाधारण कहानी है। इन पन्नों पर लिखा है कि 1960 में तमाम दुश्मनी के बावजूद भारत और पाकिस्तान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। और ये आज भी कायम है। हाँ, ये संधि आज भी कायम है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि किन नदियों का पानी किस देश को मिलेगा। सिंधु, झेलम और चनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को और रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को। तो क्या पानी को लेकर सारे विवाद खत्म हो गए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि तो काम कर रही है, लेकिन नोट्स में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद का भी जिक्र है। अच्छा। इसके अलावा बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन और भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात न करने जैसे कई और मुद्दे भी हैं जो तनाव पैदा करते हैं।
मतलब पानी जैसे प्राकृतिक संसाधन सहयोग का जरिया भी हो सकते हैं और संघर्ष का कारण भी। युद्ध और पानी के अलावा इन नोट्स में एक छाया युद्ध का भी जिक्र है, मतलब खुफिया एजेंसियों की आपसी लड़ाई। हाँ, ये क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता का एक क्लासिक तत्व है। नोट्स में दोनों तरफ के आरोप साफ साफ लिखे हैं। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश और नेपाल में अपने गुप्त ठिकानों से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद को हवा देती है। और कश्मीरी और खालिस्तानी उग्रवादियों की मदद भी करती है। हाँ, ये भी आरोप है। और पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान का आरोप है कि भारत उसके सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा अंतहीन आरोप प्रत्यारोप का खेल है जिसमें सच और झूठ का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जमीन पर भले ही शांति हो, पर्दे के पीछे एक लड़ाई हमेशा जारी रहती है। इतने सारे संघर्षों, विवादों और आपसी अविश्वास के बाद ये सोचना भी मुश्किल है कि ये देश कभी साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। लेकिन इन नोट्स का आखिरी हिस्सा कुछ उम्मीद जगाता है। सहयोग की भी कोशिशें हुई हैं, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये कोशिशें बहुत जरूरी हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद इन देशों को पता है कि क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए सहयोग जरूरी है। और इसी सोच से सार्क बना था, है ना? जी। इसी सोच के साथ, जैसा कि नोट्स में लिखा है, 1985 में सार्क यानी दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। ये क्षेत्रीय सहयोग का सबसे बड़ा मंच है। और फिर एक और ठोस आर्थिक कदम उठाया गया, साफ्टा, SAFTA। ये क्या है? साफ्टा का मतलब है दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। ये समझौता 2002 में इस मकसद से किया गया था कि पूरे दक्षिण एशिया को एक फ्री ट्रेड जोन बनाया जाए, यानी देशों के बीच व्यापार आसान हो सके और कस्टम ड्यूटी कम हो। हाँ, बिल्कुल। और इन नोट्स में भारत के उस वादे का भी जिक्र है कि इस समझौते से सभी देशों को फायदा होगा। लेकिन क्या ये संगठन वाकई में सफल हो पा रहे हैं? क्योंकि हमने जितनी राजनीतिक अस्थिरता और आपसी दुश्मनी की बात की है, उसके होते हुए ये कैसे संभव है? यही सबसे बड़ी चुनौती है। सार्क और साफ्टा जैसे संगठन कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असलियत में भी राजनीतिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। जैसे जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो सार्क की बैठकें ही रद्द हो जाती हैं। तो ये एक और विरोधाभास है। सहयोग की जरूरत सब समझते हैं, लेकिन ऐतिहासिक शिकायतें और राजनीतिक अस्थिरता उस सहयोग के रास्ते में हमेशा आड़े आ जाती हैं। तो हमने इन नोट्स में बहुत कुछ खंगाला, सैन्य तख्तापलट और परमाणु गतिरोध से लेकर पानी के विवाद और मुक्त व्यापार की अधूरी कोशिशों तक। ये साफ है कि ये क्षेत्र विरोधाभासों से ही परिभाषित होता है। बिल्कुल, इन स्रोतों से यही कहानी निकलती है कि यहाँ ऐतिहासिक शिकायतों के बोझ और भविष्य की साझा समृद्धि की जरूरत के बीच एक लगातार खिंचतान चलती रहती है। जब तक कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी, तब तक सार्क और साफ्टा जैसे क्षेत्रीय सहयोग के प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। इन नोट्स के आखिर में भारत की लुक ईस्ट नीति का जिक्र है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर से जुड़ना है। तो सोचने वाली बात यह है कि दक्षिण एशिया के बाहर के देशों से संबंधों को मजबूत करना क्या इस क्षेत्र के भीतर की गतिशीलता और शक्ति संतुलन को बदल सकता है? क्या बाहर देखकर अंदर के घाव भरे जा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए।